सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ उस सबसे बड़े ट्रिगर की जो कि सिल्वर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकता है, और वो डेट है इसी साल जुलाई 13। क्या 13 जुलाई को ही प्राइस अचानक आसमान छू जाएगा? देखिए, यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर उस समय के आसपास मार्केट को कोई अग्रेसिव पॉलिसी सिग्नल मिलता है, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स, चाइना डिपेंडेंसी या फिर स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग को लेकर के, तो सिल्वर मार्केट में सेंटिमेंट बहुत तेजी के साथ बदल सकता है। सीबीओ का अनुमान है कि 2048 तक ब्याज सरकार का सबसे बड़ा खर्च बन जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से अमेरिका आगे बढ़ रहा है, मार्क माय वर्ड्स, ये मील का पत्थर बहुत पहले आ सकता है। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज मैं किसी छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट की बात करने नहीं वाली हूं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और प्रीशियस मेटल मार्केट में चल रही दो ऐसी बड़ी इनसाइड स्टोरीज को डिकोड करने जा रही हूं जिसका मार्केट के ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है। आज के एनालिसिस में मैं बात करूंगी 13 जुलाई 2026 की, वो क्रिटिकल डेट जब डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा फैसला सिल्वर प्राइसेस में बड़ा चेंज ला सकता है। फेडरल रिजर्व के नए बॉस केविन वॉश की एंट्री और उनका $13 ट्रिलियन का वो खतरनाक डेट ट्रैप जिससे निपटने के लिए अमेरिका इतिहास के सबसे बड़े हथियार यानी कि फाइनेंशियल रिप्रेशन की तैयारी कर रहा है, आपको मैं वो बताने वाली हूं। एनालिसिस बहुत ही डीप और डेटा हेवी होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आगे मैं बढ़ूं और 13 जुलाई की मैं बात करूं, उसके पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से कर देती हूं, जिस शहर से बैठ के आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो शहर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अच्छा लगता है ये जान के कि ये एनालिसिस कहां तक पहुंचा है। दूसरी बात, आप अगर चाहें तो सपोर्ट के तौर पे मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, या आपकी तरफ से किया हुआ सहयोग होगा, हौसला इससे और ज्यादा बढ़ता है। मात्र 49 रुपीज की ये है, और मेरी पिछली रिपोर्ट को जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो नए मेंबर्स जुड़े हैं टीम एसकेटी के साथ, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ उस सबसे बड़े ट्रिगर की जो कि सिल्वर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकता है, और वो डेट है इसी साल जुलाई 13। पूरा मामला और इसकी सटीक कैलकुलेशन समझाती हूं। देखिए, जनवरी 14 को राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिटिकल मिनरल्स और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन जारी किया था। इस प्रोक्लेमेशन में यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को 180 दिनों का टाइम फ्रेम दिया गया था ताकि वो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को लेकर अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सरकार को सौंप सकें। अब आप जनवरी 14 से 180 डेज जब गिनते हैं तो ये डेडलाइन लगभग 13 जुलाई के आसपास जाकर के पूरी हो जाती है, और यही वजह है कि जुलाई 13 की चर्चा बहुत तेजी के साथ इस वक्त हो रही है। यही वजह है कि 13 जुलाई की डेडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गई है। उस दिन या उसके तुरंत बाद कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिंग की रिकमेंडेशंस के आधार पर सरकार कुछ बहुत बड़े और कड़े कदम उठा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है वो आप पहले समझ लीजिए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 13 जुलाई की सुबह जब आप उठेंगे तो सिल्वर $100 पार कर जाएगा, $150 पार कर जाएगा। लेकिन उस समय के आसपास यूएस सरकार कुछ ऐसे फैसले जरूर ले सकती है जो कि सिल्वर मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े साबित हो सकते हैं। क्या क्या होगा वो आपको मैं बता देती हूं, लेकिन फिर से याद दिला दूं कि किसी भी तरह की ये निवेश से जुड़ी हुई सलाह नहीं है, मेरा एनालिसिस है। क्या हो सकता है? सबसे पहला, टैरिफ ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। ये पहली बात है। देखिए, बाहर से आने वाले क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि सिल्वर भी जाहिर सी बात है शामिल हो सकता है, इसके ऊपर भारी इंपोर्ट टैक्स या फिर टैरिफ लगा दिया जाए। दूसरा, इंपोर्ट प्राइस फ्लोर। घरेलू प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट होने वाले जो मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर एक मिनिमम प्राइस तय कर दिया जाता है। जब हम प्राइस फ्लोर की बात करते हैं तो ये भी एक तरह से इंपोर्ट टैरिफ ही होता है, ऐसा समझ सकते हैं। अब मान लीजिए यूएस गवर्नमेंट ये नियम बना दे कि अगर दूसरे देश जैसे कि चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, वहां से सिल्वर इंपोर्ट करना है तो उसकी न्यूनतम जो कीमत है कम से कम $90 या $100 पर ऑन्स होनी चाहिए। तो ये हो सकता है। अब तीसरा, यूएस गवर्नमेंट सिल्वर स्टॉक पाइल। अमेरिकी सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम ये मान सकते हैं कि चांदी का एक नया स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल शुरू हो सके।
जी हाँ, यूएस गवर्नमेंट एक बार फिर से सिल्वर का नेशनल स्टॉक पाइल शुरू करने की बात कर रही है। सुगबुगाहट ये वहां पर बहुत ज्यादा तेज है। 1960 के दशक में भी उसके अंत में अमेरिका के पास 160 मिलियन ऑन सिल्वर का स्टॉक पाइल था। अगर सरकार दोबारा ऐसा करती है तो वो कॉमिक से भारी मात्रा में चांदी को खींच लेगी। अभी क्रिटिकल मिनरल्स को स्टैक करने के लिए सरकार के पास 14.5 बिलियन का बजट ईयरमार्क्ड है। अब मान लीजिए इसका सिर्फ एक चौथाई यानी कि 25% हिस्सा भी चांदी खरीदने में जाता है तो मौजूदा रेट के ऊपर सरकार सीधे मार्केट से 50 मिलियन ऑन्स चांदी को खरीदकर लॉक कर देगी। इसकी चर्चा जरूर वहां पर बहुत ज्यादा है, हालांकि मुझे उम्मीद बहुत कम है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। अगर हुआ तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि 1973 और 1977 के दरमियान हुआ था, ऑयल क्राइसिस के समय, जब ओपेक देशों ने सप्लाई काट दी थी और अमेरिका में पेट्रोल पंप के बाहर मीलों लंबी लाइन लगती हुई दिखाई दी जाती थी, क्योंकि उस समय अमेरिका 40% तेल इंपोर्ट करता था। ये अलग बात है कि आज अमेरिका एनर्जी इंडिपेंडेंट है, नेट एक्सपोर्टर वो बन चुका है। अब वही फॉरवर्ड थिंकिंग सिल्वर के लिए अपनाई जा सकती है। और ये भी सच है कि आज के दौर में देखिए टेक्नोलॉजी के नजरिए से अगर हम समझे तो सिल्वर उस जमाने के ऑयल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। भले फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है, लेकिन आप देखिए सोलर पैनल, कंप्यूटर्स, मिलिट्री वेपनरी, यहां तक कि अपकमिंग बैटरी टेक्नोलॉजी, हर जगह चांदी की जरूरत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और अमेरिका अब इस स्ट्रेटेजिक एसेट के लिए चीन या फिर दूसरे किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। बड़ा सवाल, विल इट स्काई रॉकेट ऑन जुलाई 13? क्या 13 जुलाई को प्राइस अचानक आसमान छू जाएगा? देखिए यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे बुलिश एनालिसिस्ट इस नैरेटिव को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि सिल्वर पर भी अग्रेसिव पॉलिसी एक्शन अमेरिका में आ सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। यूएस सरकार स्पेशली सिल्वर पर ही डायरेक्ट इंपोर्ट फ्लोर या $90, $100 पर आउंस जैसी प्राइसिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है, ये क्लियर नहीं है, ना कोई स्टेटमेंट है। यानी मार्केट अभी फैक्ट्स और स्पेकुलेशन इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर के चल रहा है। अगर उस समय के आसपास मार्केट को कोई अग्रेसिव पॉलिसी सिग्नल मिलता है, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स, चाइना डिपेंडेंसी या फिर स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग को लेकर के, तो सिल्वर मार्केट में सेंटिमेंट बहुत तेजी के साथ बदल सकता है। ये सारी चीजें आप अगर अब सर्च भी करेंगे तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाएंगी। लेकिन अगर रिकमेंडेशंस आती हैं और उनमें सिल्वर को लेकर कोई बड़ा डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है तो मार्केट इनिशियली डिसअपॉइंट जरूर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। केविन वॉश कैसे करेंगे ये तो मुझे पता है नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में केविन वॉश ने फेडरल रिजर्व के नए चेयरपर्सन के रूप में शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने उन्हें शपथ दिलाई और राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फेड के अब तक के सबसे महान चेयरपर्सन में से एक बता भी दिया है। अब केविन वॉश ने अपने पहले पब्लिक स्टेटमेंट में क्या कहा था? इन्फ्लेशन कम हो सकता है, ग्रोथ और मजबूत हो सकती है और अमेरिका और ज्यादा प्रॉस्परस हो सकता है। उन्होंने एक रिफॉर्म ओरिएंटेड फेडरल रिजर्व का वादा भी किया है, जो कि प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन दोनों के ऊपर एक साथ फोकस करेगा। अब देखिए सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, अब कोई अपना पहला भाषण देगा तो जाहिर सी बात है ऐसे गुड़ी गुड़ी बातें भी करेगा, लेकिन अगर आप आज की स्पेसिफिक मैथमेटिकल रियलिटी को समझेंगे तो ये सारी चीजें एक साथ डिलीवर कर पाना बहुत मुश्किल है, मैं कहूंगी लगभग असंभव है। समस्या केविन वॉश उनकी फिलॉसफी या उनके बैकग्राउंड में नहीं है, असली समस्या है मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक की। $13 ट्रिलियन $997 बिलियन, यही वो सटीक आंकड़ा है जो कि यूएस ट्रेजरी ने पब्लिश किया है। यह वो नेशनल डेट जिसे केविन वॉश को आगे आके संभालना है। मौजूदा इंटरेस्ट रेट और इस भयंकर कर्ज के बीच एक ऐसा ट्रैप बन चुका है जिसका सामना मॉडर्न एरा में किसी सेंट्रल बैंक ने अब तक किया ही नहीं है। बताती हूं आपको। द $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट बिल फिजिकल ईयर 2025 में अमेरिकी सरकार ने अपने कर्ज पर लगभग $970 बिलियन सिर्फ ब्याज के तौर पर चुका दिए। द प्रोजेक्शन,
कांग्रेसनल बजट ऑफिस के मुताबिक ये ब्याज फिजिकल ईयर 2026 में $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा और 2036 तक, आज के 10 साल बाद, दोगुना होकर 2.1 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगा। आज अमेरिका का डेट, क्रेस्ट पेमेंट, उसके पूरे डिफेंस बजट और मेडिकेयर से भी ज्यादा हो चुका है। सीबीओ का अनुमान है कि 2048 तक ब्याज सरकार का सबसे बड़ा खर्च बन जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से अमेरिका आगे बढ़ रहा है, मार्क माय वर्ड्स, ये मील का पत्थर बहुत पहले आ सकता है। अब असली ट्रैप को समझिए। अमेरिका पर लगभग 38.9 ट्रिलियन का कर्ज है। इसमें से टेंस ऑफ ट्रिलियंस का कर्ज अगले कुछ सालों में मैच्योर होने वाला है, जिसे रीफाइनेंस कराना पड़ेगा। अब इकोनॉमी में जिसको बड़ा इंटरेस्ट है, उसके लिए जो मैं अगला आंकड़ा देने वाली हूं वो और इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप अगर चाहें तो मैं कह सकती हूँ कि कैसे ये रीफाइनेंसिंग होती है उसको समझने के लिहाज से भी इस बात को गौर से सुन सकते हैं। देखिए, जब पुराने बॉन्ड्स मैच्योर होते हैं तो ट्रेजरी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए बॉन्ड्स जारी करती है, लेकिन नए बॉन्ड्स पर ब्याज दर आज की मार्केट रेट के हिसाब से तय होती है। साल 2020 में अमेरिकी सरकार के कर्ज पर एवरेज इंटरेस्ट रेट लगभग 1.5% थी। आज ये एवरेज रेट बढ़कर 3.4% हो चुकी है और सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से पिछले 5 सालों में ब्याज का बोझ लगभग 3 गुना बढ़ गया है। अब केविन वॉश के सामने जो रास्ते हैं उसकी अर्थमेटिक आप देखिए। सिनेरियो 1, इफ ही कट्स रेट, अगर केविन वॉश राष्ट्रपति ट्रंप की डिमांड को मान जाते हैं और मानकर रेट कट कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म में लोन सस्ते जरूर हो जाएंगे, लेकिन इससे इन्फ्लेशन में आग लग जाएगी। ईरान वॉर की वजह से पहले ही ऑयल शॉक लगा हुआ है, इससे इन्फ्लेशन 3 साल के हाई पर है, गैस की कीमतें ऊपर है, मॉर्गेज रेट 9 महीने के हाई पर है। अब ऐसे में रेट कट करना जलती आग में घी डालने के जैसा होगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स ज्यादा यील्ड मांगेंगे, जिससे कि रीफाइनेंसिंग कॉस्ट और बढ़ जाएगी, डेफिसिट और बड़ा हो जाएगा और देश डेट स्पाइरल में फंस जाएगा। सीबीओ के मुताबिक अगर ब्याज दर उनके प्रोजेक्शन से सिर्फ 1% भी ऊपर रहती है तो भी अगले दशक में 3.2 ट्रिलियन एक्स्ट्रा ब्याज जुड़ जाएगा। अब सिनेरियो 2, इफ ही होल्ड्स रेट, अगर वो मार्केट की उम्मीद के मुताबिक रेट को होल्ड कर देते हैं, जैसा कि अनुमान भी है कि पूरे 2026 में रेट गिरेंगे नहीं। अब ऐसा करके वो अपनी हॉकिश साख तो बचा लेंगे, लेकिन कर्ज की समस्या हल फिर भी नहीं हो पाएगी। फिजिकल 2026 के पहले 3 महीनों में ही ब्याज का बोझ 270 बिलियन रहा है, जो कि सालाना 1 ट्रिलियन से ऊपर बैठता है। अब हर साल 2 ट्रिलियन का नया डेफिसिट जुड़ता रहेगा और रीफाइनेंसिंग के जरिए ऊंचे रेट्स लॉक होते रहेंगे, यानी कि चक्रव्यूह थमने वाला नहीं है। सिनेरियो 3, इफ ही रेजेस रेट्स, अगर ईरान वॉर की वजह से एनर्जी प्राइसेस और बढ़े और वॉच को रेट बढ़ाने पड़ जाएं, इसका असर तुरंत और बहुत घातक होने वाला है। बकाया कर्ज पर हर 1% की बढ़ोतरी का मतलब है सालाना ब्याज में 380 बिलियन का सीधा इजाफा। अब याद करते हैं कि इतिहास में क्या पहले कभी ऐसा हुआ है। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद 1946 में अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% को पार कर गया था, जैसा कि आज फिर से पार कर चुका है। मतलब 1946 और 2026 की स्थिति बिल्कुल सेम हो चुकी है। उस वक्त सरकार ने इस कर्ज से निपटने के लिए किसी मैं कहूंगी ऑस्टेरिटी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन। अब व्हाट इज फाइनेंशियल रिप्रेशन? ये एक ऐसा दौर होता है जब फेडरल रिजर्व जानबूझकर ब्याज दरों को इन्फ्लेशन की दर से बहुत नीचे रखता है। इससे होता यह कि इन्फ्लेशन के कारण मार्केट में मौजूदा कर्ज की रियल वैल्यू धीमे धीमे कम होने लगती है और नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ से सरकार को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलता है, जिससे कि डेट टू जीडीपी रेशियो घट जाता है अपने आप। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को इस प्रोसेस में लगभग 2 दशक लग गए थे, लेकिन इसका नुकसान हुआ किसे? उन आम लोगों को जिन्होंने अपने पैसे को कैश, बैंक सेविंग या डॉलर डिनोमिनेटेड फिक्स्ड इनकम एसेट में रखा था। उनके पैसों की परचेजिंग पावर पूरी तरह से खत्म हो गई और उन्हें अपनी जो वेल्थ थी उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस दौर में सिर्फ वही एसेट टिक पाए जिन्हें मॉनेटरी पॉलिसी से आप कह सकते हैं कि डिबेस नहीं किया जा सकता था, यानी कि रियल एसेट हो गया, कमोडिटीज हो गई या फिर सोना, गोल्ड।
केविन वॉश ने फेड और ट्रेजरी के बीच एक ऑकवर्ड की बात जरूर की है। मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का यही तालमेल फाइनेंशियल डिप्रेशन का सबसे बड़ा टूल होता है। 39 ट्रिलियन के इस भारी भरकम कर्ज को, $39 ट्रिलियन के इस भारी भरकम कर्ज को कम करने के लिए आने वाले सालों में इसी रास्ते को अपनाकर मैं कह सकती हूँ कि उनका जीर्णोद्धार हो सकता है, या आप कह लीजिए कि ये सरकार की मजबूरी बन सकता है वहां। अब अमेरिका के जो बड़े बैंक्स हैं उनका अनुमान है कि अगर यही मैक्रो कंडीशंस बनी रहती है तो गोल्ड आसानी से 4,500 से 4,700 और आगे चलकर $5,000 और आगे चलकर $5,200 तक बहुत आराम से जा सकता है। इसके लिए किसी जियोपॉलिटिकल शॉक की जरूरत नहीं है, बस आज की जो इन्फ्लेशनरी और फ्रेगमेंटेड रियलिटी है वो ही इसके लिए काफी है। कोई युद्ध की जरूरत नहीं है, ये जो कंडीशंस बनी हुई है इससे ही सोना ऊपर जाएगा। अब ये भी आप समझ लीजिए कि ये डेट ट्रैप 1 या 2 महीने में खत्म होने वाला नहीं है। कर्ज का अर्थमेटिक पहले धीरे धीरे और फिर अचानक से कंपाउंड होता है। आज अमेरिकी सरकार पर हर रोज $7.23 बिलियन का नया कर्ज जुड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, बताई है, आपके ऊपर इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा, आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जब भी अमेरिका में कोई भी बड़ा मॉनेटरी बदलाव या फिर फाइनेंशियल डिप्रेशन जैसा कोई भी संकट आया है, पहले भी अभी भी, उसकी लहरें पूरे विश्व तक पहुंचती हैं। भारत के लिहाज से अगर मैं बात करूं, पहला है डॉलर का कमजोर होना, रुपए पर असर। अगर अमेरिका अपने कर्ज को निपटाने के लिए ब्याज दरों को इन्फ्लेशन से नीचे रखता है तो ग्लोबल मार्केट में डॉलर की परचेजिंग पावर गिर जाएगी। इसका सीधा असर भारतीय रुपए की स्टेबिलिटी पर होगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर पड़ेगा। दूसरा है आरबीआई पर प्रेशर बढ़ना। जब दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक यानी कि यूएस फेड कर्ज के जाल में फंसा होगा, रिस्क से बचने के लिए बहुत संभव है एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट जैसे कि भारत की तरफ रुख करें, जो कि अभी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर पूरी तरह से सेफ हेवन एसेट में शिफ्ट हो जाएं। इससे हमारे आरबीआई को भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के दबाव का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, भारतीय बाजारों में गोल्ड सिल्वर में तेजी दिखाई देगी। भारत दुनिया में प्रीशियस मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, हम सब ये जानते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट में ट्रंप के टैरिफ और $14.5 बिलियन के बजट की वजह से चांदी की आर्टिफिशियल शॉर्टेज होती है तो कॉमेक्स के साथ साथ हमारा जो एमसीएक्स है उस पर भी सिल्वर और गोल्ड के प्राइस चेंज होंगे, डेफिनेटली होंगे। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड का 5,400 की तरफ जाना कोई हाइप नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल कंपल्जन है। तो ये था आज का डीप और क्रिटिकल एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको क्लियरली ये बताया कि गोल्ड प्राइस इन फ्यूचर अगर हाइक होता है तो मौजूदा जो भी परिस्थिति है उतना ही इनफ है इसके लिए। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं होती है, लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो पूरा कैलकुलेट करके, बहुत डीप कैलकुलेट करके आप लोगों के सामने मैंने रखा है। उम्मीद मुझे यही है कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस जो मेरा है वो जरूर पसंद आया होगा। कमेंट में आप हौसला मेरा और बढ़ा सकते हैं कमेंट करके, और इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। फेड रिजर्व की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं या आगे आने वाले वक्त में उनकी जो भी डिसीजन होते हैं, क्या आपकी भी उनके ऊपर नजर है? 13 जुलाई को सिल्वर प्राइजेस में क्या बड़ा चेंज होगा आपको ये लगता है? सारी बातें कमेंट में मुझे बताइए। और हाँ, केविन वॉश इस $39 ट्रिलियन के डेट ट्रैप से अमेरिका को क्या निकाल पाएंगे? मेरा क्या एनालिसिस है मैंने आपको बताया, आप क्या सोचते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगली रिपोर्ट जब मैं बनाऊंगी तो मुझे शायद उससे जरूर फायदा मिलेगा या मुझे भी उसमें समझ आएगा। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर रिपोर्ट देख लिया लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप अगली रिपोर्ट क्या देखना चाहते हैं मुझे वो भी बताइएगा। और पहले भी मैंने कहा था, मुझे अगर आप सपोर्ट करना चाहें, मेंबरशिप मेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज की ये मेंबरशिप है, हौसला बढ़ता है इससे। आगे अगली रिपोर्ट में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, कीप इन्वेस्टिंग स्मार्टली, गुड बाय।